गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आज की अपनी वोकैब की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे इडियम्स। जैसा अपन हमेशा पढ़ते आए उनकी ओरिजिन की स्टोरी से, फोटो से, नेमोनिक से, ताकि अपने को वो क्लास के अंदर ही याद हो जाए, है ना। आ जाइए करते हैं शुरुआत। अपना पहला इडियम है हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। आपने एक कहावत सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे मान लो आप किसी के पास गए कुछ मांगने, है ना। आपको मान लो 5,000 रुपये चाहिए थे, आपने कहा भाई 5,000 रुपये दे दे पापा, 5,000 रुपये दे दो, है ना। पापा ने कहा कि भैया मेरे पास तो 500 है, ये लेने हो तो ले ले। तो फिर आपका दोस्त कह रहा है चले यार, कुछ ना से तो यही सही, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ वैसी ही बात है। अब मान लो कि आप किसी से कुछ मांगने गए, आपने कहा कि ब्रेड दे दे भाई। वो आपको आया, मान लो कोई भिखारी है वगैरह है जो भी है, उसने कहा कि अम्मा रोटी दे दो। अब वो आई, अब कह रही बेटा ये पूरी रोटी तो है नहीं, सुबह की आधी बची हुई है, ले ले। तो फिर वो मन में क्या सोचेगा कि आधी बहुत है, लोफ होता है ब्रेड का टुकड़ा, कि आधी ही ठीक है, ना लेने से तो, कुछ ना मिलने से तो ये आधी ही ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग इफ इट्स लेस देन वन वांटेड। जितना आप चाहते थे उससे कम भी मिल रहा है तो कुछ ना मिलने से तो वो भी बेहतर है। ये इस ईडियम का अपना मतलब है। शी हैड ही हैड आस्क्ड फॉर अ न्यू ट्रम्पेट बट गॉट अ यूज्ड वन ओ वेल। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। नई उसको ट्रम्पेट चाहिए थी, कोई बंदा सीखना चाह रहा था, उसको नई ट्रम्पेट चाहिए थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसको एक सेकंड हैंड दिलवा दी। तो चलो कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, आधा लोफ बेटर होता है ना ही मिलने से। नेक्स्ट पर जाइए, बहुत आसान। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, ये तो आपने सबने सुन रखा होगा, है ना। जब दो बंदों की लड़ाई चल रही है, आपने और कोई आग डालने वाली बात कर दी, ऐड फ्यूल टू फायर। मेकिंग थिंग्स वर्स और वर्सन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी चीज़ को और ख़राब कर देना, किसी सिचुएशन को और बुरा बना देना। द रिपोर्टर सजेस्ट दैट पॉलिटिशियन एडिड एडिड फ्यूल टू फायर बाय कमेंटिंग विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स। रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि पॉलिटिशियन ने, मतलब मुद्दे का पता नहीं था, ऐसी अपनी तरफ से कोई कमेंट दे दी, उससे वो बात और ज़्यादा भड़क गई, तो उसने क्या किया, ऐड फ्यूल टू फायर कर दिया, किसी बुरी सिचुएशन को और बुरा बना देना। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा होना, है ना। अब जैसे इसका मतलब है, जैसे अपने आईफोन के लिए नहीं मजाक उड़ाते, कोई बंदा आईफोन लेके आ रहा है तो कह रहा है क्या बात भाई, किडनी बेच दी क्या। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो तो आप कहना, आप उसके बदले कहोगे भैया, जैसे अपन बोलते हैं ना, इसमें तो मैं खुद पूरा बिक जाऊंगा ना यार, तो भी नहीं ले पाऊंगा। ऐसे आपने देसी भाषा में बातें सुनी होंगी। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब है कि भैया ये तो इतनी महंगी है, मैं अपने हाथ पाँव बेच दूँ ना, मैं अपने हाथ पाँव बेच दूँ तो भी नहीं खरीद पाऊँ, ऐसी वाली बात। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी है। अब इसको अपन कैसे याद कर लेंगे, जैसे आईफोन है, इट कॉस्ट आर्म एंड लेग। ये जो आईफोन है बेसिकली, इसमें हाथ पाँव बिक जाते हैं लोगों के, आईफोन लेने के लिए हाथ पाँव बिक जाते हैं लोगों के। दिस ड्रेस इज़ लवली बट इट कॉस्ट आर्म एंड लेग। ये जो ड्रेस है ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें हाथ पाँव बिक जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही महंगी है, ठीक है। लेकिन आजकल बच्चों में पता नहीं भाई मैंने क्या टशन देखा है, बहुत लोग होते हैं, ठीक है, मतलब 15,000 सैलरी नहीं है, 20,000 सैलरी नहीं है, आईफोन लिए घूमते, ईएमआई पे करवा लेंगे, सेकंड हैंड ले लेंगे, लेकिन दिखावे का आजकल लोगों में इतना चलन हो गया है जिसकी भाई कोई हद नहीं। मतलब स्टेटस सिंबल दिखाना है, किस क्या के दिखाना है, उससे हो क्या जाएगा अल्टीमेट उससे। चलो, सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। इफ या व्हेन इट कम्स टू क्रंच, इफ इट कम्स टू क्रंच या व्हेन इट कम्स टू क्रंच, दोनों इसमें कंजंक्शन आ सकती हैं। एक सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए और जब बहुत डिसीजन लेने का समय आए, ठीक है। अगर मैं कहूँ जैसे इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, बेसिकली चर्चिल ने ये स्टेटमेंट दी थी एक बार कि ये क्रंच टाइम आ चुका है वाइट हाउस के अंदर, अब मतलब डिसीजन लेने का समय आ गया है, बहुत सीरियस समय आ गया है। क्रंच टाइप का मतलब है कि बिल्कुल डिफिकल्ट समय। जैसे क्रंच, एक तो क्रंच का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, भी इस चीज़ का क्रंच है तो उस चीज़ की कमी है। एक तो क्रंच का वो मतलब होता है, वहाँ से भी याद कर सकते हो। मान लो भाई आपके वहाँ पे सूखा पड़ गया, अनाज की कमी होगी या पानी की कमी होगी, बहुत क्रंच आ गया उस चीज़ का, तो अब क्रंच टाइम आ गया है, सीरियस टाइम आ गया है, अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब हमें यहीं रुकना है कि बाहर जाना है। तो क्रंच टाइम का मतलब क्या है, बड़ा सीरियस टाइम, बड़ा डिफिकल्टी का टाइम, जब आपको कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल से और अच्छा याद हो जाएगा।
व्हेन इट कम्स टू द क्रंच विल शी सपोर्ट यू? जब क्रंच की बारी आएगी, जब डिफिकल्ट टाइम की बारी आएगी, जब वो फाइनल डिसीजन लेने की बारी आएगी, क्या वो तेरा साथ देगी? प्ले इट बाय द ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब क्या होता है? टू डिसाइड हाउ टू डील विद द सिचुएशन एज ए डेवलप रादर देन एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स मेड अर्लियर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे सिचुएशन बनती जाएगी वैसे वैसे एक्ट कर लेंगे, बजाय कि पहले प्लानिंग करने के। ठीक है, मान लो एक तो आप कहीं जाओ, जैसे आपने पूरा प्लान बना लिया, आप किसी ट्रिप पे जाने वाले थे कि अच्छा 27 तारीख को यहाँ जाएंगे, होटल से यहाँ निकलेंगे, रात को मतलब शाम को यहाँ जाएंगे, फिर रात को डिनर यहाँ करेंगे, पूरी प्लानिंग कर ली आपने। और एक आप कह रहे हो वी विल प्ले इट बाय द ईयर, मतलब वहाँ जाएंगे अपना आराम से, जो जैसे सिचुएशन ढलेगी फिर अपना देख लेंगे, ऐसे वाला टाइम। ठीक है, अब इसको कैसे आप याद कर सकते हो? बेसिकली एक तो क्या हो सकता है कि आपने प्रॉपर लिख रखी हैं सारी चीज़ें, प्रॉपर प्लान के तहत चल रहे हो, और एक उस टाइम पे जाके जैसी सिचुएशन होगी, जैसा आपको लोग बोल लेंगे, जैसा आपके कानों में बात पड़ेगी या जैसा आपको समझ आएगा वैसे एक्ट कर लेंगे। हरी बात समझ? इसका देखो एक मीम टाइप का है, फ्रंट बेंचर जो होते हैं स्टडी फॉर 10 days गॉट 45 आउट ऑफ 50। ये भैया पहले से प्लानिंग करी इसने पूरी पूरी, भैया इस दिन ये पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा, इसके 45 नंबर आए। बैक बेंचर जो आ रहे देख लेंगे एग्जाम में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा मोटा पढ़ लिया, रात को नकल मार के अगले दिन इसके 40 नंबर आ गए। ठीक, तो कहने का मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जो जैसा उस टाइम पे जैसा होगा उस टाइम देख लेंगे वाला एटीट्यूड होता है बेसिकली प्ले इट बाय ईयर, कि उस टाइम पे जैसी सिचुएशन बनेगी वैसा एक्ट अपन कर लेंगे। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। मेनली तो इसका ओरिजिन देखो अलग अलग, एक ईडीएम के ना बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे बहुत सारे ओरिजिन दिए होते हैं। एक ये वाला भी इसका ओरिजिन बता रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि एक तो सिंगर जो है या कोई भी बंदा, जैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, ठीक है, अब कोई सिंगर है वो गा रहा है, एक तो वो पहले से प्लान्ड हो कि इस टाइम पे ये गाना गाएगा और उस टाइम पे मुझे ये धुन बजानी है या ऐसे बजानी है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, कि वो सिंगर जैसा गाना शुरू करेगा, जैसा मेरे कानों में बात पड़ेगी मैं वैसी ही धुन बजा दूंगा या उसी लय में बजा दूंगा, वो स्लो गा रहा है फास्ट गा रहा है उसी हिसाब से बजा दूंगा, पहले डिसाइड नहीं किया, उसी टाइम पे जैसी कानों में मेरे आवाज़ पड़ेगी, उस हिसाब से मैं एक्शन ले लूँगा। इस वाले ओरिजिन से शायद आपको थोड़ा सा जल्दी या थोड़ा बेहतर ये याद हो जाएगा। वी कांट मेक अ डिसीजन येट, या वी हैवंट मेड अ डिसीजन कर लेना, येट लगा हुआ ना, वी हैवंट मेड कर लेना, हमने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, देखी जाएगी। लेट्स प्ले इट बाय ईयर, हमने अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं है, जैसा आगे सिचुएशन आएगी देख लेंगे। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक मोर एफर्ट देन इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। जब आप किसी के लिए किसी काम के लिए किसी सिचुएशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर देते हो, ठीक है, मान लो जैसे आपने कहीं पे जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, आप अपना ऑफिस का तो काम कर ही रहे हो, उसके अलावा अपने ऑफिसर्स की नज़रों में आने के लिए, गुड बुक्स में आने के लिए आप एक्स्ट्रा भी काम कर रहे हो, तो यू आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मान लो आप 5 किलोमीटर भागोगे, ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा भाग रहे हो 1 माइल, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, जितने आपसे एक्सपेक्टेड थे आप उससे कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, इसको बोलते हैं गोइंग एक्स्ट्रा माइल। ही इज़ अ नाइस गाय ऑलवेज रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर हिज फ्रेंड्स। वो एक अच्छा आदमी जो हमेशा तैयार रहता है एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए अपने दोस्तों के लिए। वो एक अच्छा आदमी और वो हमेशा तैयार रहता है कि एक एक्स्ट्रा माइल जाए वो अपने दोस्तों के लिए, यानी जितना उससे एक्सपेक्टेड है उससे कुछ एक्स्ट्रा करे, कुछ उससे आगे करे। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, अब ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, क्रिकेट में बहुत यूज होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलता है। टू डिसाइड दैट यू विल बिलीव समवन इवन दो यू आर नॉट श्योर व्हाट द पर्सन इज सेइंग इज ट्रू। जब आप कहते हो ना, जब आपको किसी की बात पे यकीन नहीं होता और लेकिन फिर भी आप चलो ठीक है मैं तुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि चल ठीक है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ये थर्ड अंपायर ये देख रहे हैं, इस एंगल से देखे तो ऐसा लग रहा है कि पैर हवा में है, इस एंगल से देखे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं पैर टिका हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें वो क्या बोलेगा कि नॉट आउट है, क्या बोलेगा इसमें कि नॉट आउट है भाई। तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिल गया? बैट्समैन को मिल गया।
आई डिडंट नो वेदर हिज स्टोरी वॉज ट्रू और नॉट बट आई डिसाइडेड टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। मुझे पक्का नहीं था, मैं श्योर नहीं था कि भैया वो जो बात बोल रहा है वो सच है कि झूठ है, लेकिन फिर भी मैंने उसको चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। मेमोरी या माइंड लाइक अ सीव, सीव माने होता है छलनी, सीव माने होता है छलनी। किसी की याददाश्त या किसी का दिमाग अगर एक छलनी जैसा है, किसी की याददाश्त या किसी का दिमाग अगर एक छलनी जैसा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बड़ी बैड मेमोरी है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता। अब छलनी का मतलब क्या होता है, जो डालोगे पार हो जाएगा, हाँ के ना। छलनी का क्या मतलब है कि जो उसमें डाल दिया, चाय छन रहे हो चाय पत्ती ऊपर आ जाएगी बाकी सब बाहर। किसी का दिमाग या किसी का माइंड अगर एक छलनी जैसा है तो उसमें कुछ भी स्टोर ही नहीं होता, रख ही नहीं पाते, जैसे डाला वैसे बाहर हो गया, है ना। तो ये इसका ओरिजिन है। यू नो आई वॉज सपोज टू डू ऑल द अपडेट्स, तुम्हें पता है कि यार मेरे से एक्सपेक्टेड था या मुझे वो सारी अपडेट करनी थी, लेकिन सही बताऊं तो मेरी मेमोरी जो है एक छलनी जैसी भैया, मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता, इसलिए मैं भूल गया। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट क्या मतलब है जी इसका, टू फोर्स यूर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। जब कोई ऐसी चीज़ हो जो आप करना नहीं चाहते, या कह लो कि जो आपके लिए अनप्लेजेंट है लेकिन फिर भी आप उसको करो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है बाइट द बुलेट। इसका ओरिजिन कहाँ पे, आपने अक्सर फिल्मों के अंदर देखा होगा, जैसे किसी हीरो वीरो को गोली लग जाती है, फिर गोली निकलवानी होती है, उस टाइम पे वो गरम चाकू करके, गरम किसी स्टील की चीज़ से ऐसे निकालते हैं, दर्द बहुत होता है, तो उस टाइम पे मुंह के अंदर ऐसे लकड़ी डाल लेते हैं, है ना। तो होता क्या है बेसिकली, इतना ज़्यादा दर्द होता है कई बार ना, बंदा कराते हुए अपनी जीभ काट लेता है उस टाइम पे, कि एक तो चिल्ला रहा है और एकदम से मुंह बंद कर लिया ऐसे चिल्लाते चिल्लाते, तो जीभ कट जाती है अपनी खुद की ही, और फिर जीभ तो दोबारा सिल नहीं पाओगे, तो इसलिए क्या करते हैं, मुंह के अंदर ऐसे लकड़ी फंसा देते हैं ताकि वो ज़्यादा चिल्लाए भी ना, और जीभ कटने का रिस्क कम से कम खत्म हो जाए। तो अब मान लो कोई लकड़ी वगैरह अगर नहीं मिलती थी, मान लो कोई लकड़ी वगैरह अगर सोल्जर्स को नहीं मिलती थी ना, तो ऐसे बुलेट फंसा लेते थे वो बंदूक की गोली ऐसे दांतों के बीच में फंसा लेते थे। तो वहीं से, क्योंकि जंग के मैदान में ज़्यादा चांस है कि गोली लगने के, है ना। सोल्जर्स लड़ रहे हैं, मान लो एक को गोली लग गई, अब दूसरे अपने दोस्त को कहा है कि भैया गोली निकाल दे चाकू से, अब वो चिल्लाएगा, चिल्लाएगा तो वो तो रिस्क है ही जीभ कटने का, दुश्मनों को पता चल जाएगा कहाँ छुपे हुए हैं, तो ये मुंह के अंदर ऐसे बुलेट डाल लेता था और कहता था भाई निकाल ले, अब दर्द में चिल्लाऊंगा नहीं मैं। तो वहीं से ओरिजिन हुआ क्या, बाइट द बुलेट का। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। वैसे तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाइट द बुलेट करूंगा, यानी जैसे तैसे अब इसको सहूंगा और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। कैच अ टाटर, कैच अ टाटर, टाटर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति बेसिकली जिस पर आप जीत हासिल नहीं कर सकते, जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, जो आपके काबू में नहीं आएगा। कैच अ टाटर का मतलब क्या होता है, किसी ऐसे पर्सन से पाला पड़ जाना जो कि आपके मैथ से ऊपर है। ये टाटर वर्ड बेसिकली यूज़ किया था, जैसे अंग्रेज वगैरह या बाहर के लोग जो आए थे ना, वो एशिया के लोगों को जब देखते थे, अब एशिया में ये अफ़गान वगैरह के जो लोग होते थे, जो बेसिकली जो होते ना लुटेरों के ग्रुप, जो बेसिकली कह सकते हो आप, है ना, अफ़गान, और जो तीर धनुष बढ़िया चला लेते थे, 6-6 7-7 फीट के घोड़ों पे चल रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि इस बंदे को हराया नहीं जा सकता, ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उनके लिए वर्ड बनी, उनके लिए उन्होंने ये वर्ड निकाला था टाटर। तो मान लो जैसे समुंदर के रास्ते कोई आया, व्यापारी वगैरह आए, वो बाहर के अंग्रेज वगैरह जो भी, अब वो उतरे और उनको एक ऐसा बंदा मिल गया, तो उनको लगा, हमारा तो टाटर से सामना हो गया, हमारा तो टाटर से सामना हो गया। तो टाटर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो, जिससे आप उस पर काबू ना पा पाओ, आपके लेवल के हिसाब से, वो लड़ने के हिसाब से थोड़ा सा आपसे ऊपर है, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह आपसे ज़्यादा है। कैच अ टाटर, ठीक है। फिर धीरे धीरे, शुरुआत तो इसके यहाँ से हुई, फिर धीरे धीरे कैच अ टाटर का मतलब कोई भी ऐसा हो गया बेसिकली जिस पर आप काबू ना पा पाओ, जो आप पर भारी पड़ जाए, ऐसे बंदे को अपन टाटर बोलने लग गए, ठीक है। शी फाइनली अग्रीड टू मीट यू, मीट विद यू, ऐसे तो मीट यू कर लेना चाहिए। शी फाइनली अग्रीड टू मीट यू, यू जस्ट माइट फाइंड द वे, यू जस्ट माइट फाइंड दैट यू हैव कॉट अ टाटर। फाइनली वो तेरे से मिलने को तो तैयार हो गई है, तो मिली है उससे, लेकिन अब तुझे पता चलेगा तेरा एक टाटर से सामना हो गया। तो उसके इश्क में पागल था, फोटो उसकी डीपी इंस्टा पे देख देख के रोज उसको मैसेज करता था। फाइनली अब उसका मैसेज आ गया कि ठीक है मिलते हैं। अब दोस्त कह रहे हैं भैया मिलने को तो वो रेडी हो गई है, लेकिन अब तुझे पता चलेगा कि तेरा किससे सामना हुआ है, तेरे को टाटर हाथ लग गई है, यानी तेरे बस की नहीं है वो।
बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? वेरी अटेंटिव। बी ऑल ईयर्स कहने का मतलब पूरे ध्यान से किसी की बात को सुनना, पूरे कान किसी की तरफ होना, है ना। बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? सारी की सारी अटेंशन किसी बात की तरफ, किसी पर्सन की तरफ होना। वो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कि वो पूरी बात ध्यान से सुनेगा जब वो उसको वेडिंग प्लान्स के बारे में बता रही होगी। जब वो शादी के प्लान्स के बारे में बता रही है तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि सारी उसकी बात वो बड़ी ध्यान से सुने। टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक क्या मतलब है जी इसका? समथिंग यूजुअली अ प्लान दैट फेल्ड और एंडेड अनएक्सपेक्टेडली। आप जैसे दिवाली पे को पटाखे वटाखे बजाते हो ना, जैसे पटाखे में आग लगाई, फटने की बजाय बस धुआं सा उठा, थोड़ा सा बंद, फुस पटाखा, है ना। अगर कोई चीज़ सिर्फ एंड इन स्मोक हो जाती, धमाका ना हो, धमाका ना हो, एंड इन ब्लास्ट का मतलब क्या चीज़ हुआ कि भैया बहुत अच्छी गई वो चीज़, और एंड इन स्मोक खाली धुआं देकर छोड़ गई, तो इसका मतलब क्या है? जो उससे एक्सपेक्टेड थी, जो काम उससे एक्सपेक्टेड था उसने वो नहीं किया। कोई ऐसी चीज़, कोई प्लान वगैरह जो फेल हो गया, या जैसी उससे एक्सपेक्टेशन थी वैसा उसने परफॉर्म नहीं किया। अब आप लोगों ने पता नहीं फिल्में देखी होंगी कि नहीं होंगी, हमारे टाइम की DD1 पे आने वाली फिल्में हैं। तिरंगा फिल्म है ये, मैंने कम से कम 7-8 बार देखी होगी, क्योंकि 7-8 बार आई DD1 पे। तो इसमें क्या होता है? एक विलन होता है गेंडा स्वामी, वो मिसाइल छोड़ रहा होता है, ठीक है, और इधर भाई राजकुमार आते हैं अपने, और ये ऐसे इनका वो होता है रुमाल सा एक, पहले तो सॉरी हाँ सिगार पी रहा होता है ये, मतलब इधर इसको बंदी बना रखा है इसकी माँ वाँ को और इन सबको, और इधर भैया सिगार पी रहा है, तो गेंडा स्वामी सिगार उठा के ऐसे डाल देता है। अब उसमें क्या केमिकल होता है भाई? हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है, ठीक। अब धुआं धुआं के बीच के अंदर फिर बाद में वो जब धुआं हटता है, मिसाइल चलाते हैं, मिसाइल चलती नहीं है, और ये फिर बाद में कहता है कि मैं फ्यूज़ कंडक्टर तो निकाल लिए थे मैंने, है ना। गेंडा स्वामी फ्यूज़ कंडक्टर तो हमने पहले ही निकाल लिए थे, सिर्फ धुआं दे के छोड़ जाती हूँ मिसाइल। अब जिन्होंने ये याद कर रखा है, जिन्होंने भी फिल्म देख रखी है, उनके लिए तो बड़ा आसान है, वरना तो वो बम पटाखे से याद कर लो। जैसे आप दिवाली वगैरह पे जब पटाखे चलाते हो, मान लो पटाखा चले ना, खाली बस धुआं धुआं उड़ के रह जाए, तो दैट एंडेड इन स्मोक, यानी जो उससे एक्सपेक्टेड था वैसा उसने रिजल्ट नहीं दिया, वो फेल हो गया। all the efforts to the te- all the efforts to the teacher by the teacher all the efforts by the teacher to make the students listen ended in smoke। जो भी टीचर ने एफर्ट्स करे कि भैया बच्चे उसकी बात सुन लें, बार 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 उनको कह रही प्लीज शांत हो जाओ, सुन लो सुन लो सुन लो, लेकिन वो नहीं माने। एंडेड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? वो सारे के सारे एफर्ट्स फेल हो गए, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। टू मेकअप वंस माइंड। मेकअप वन माइंड का मतलब क्या होता है? अपना मन बना लेना। अगर आपने किसी काम को करने का मन बना लिया है तो यू हैव मेड योर माइंड टू डू दैट। किसी एक्टिविटी को करने का मन बना लेना, डिसाइड कर लेना कि भैया आप क्या करोगे। अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आप CDS का एग्ज़ाम क्रैक करोगे, NDA का एग्ज़ाम करोगे, CGL CPO स्टेनो जो भी आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, तो आपने अपना माइंड बना लिया है उस काम को करने का, ठीक। ही इज़ थिंकिंग अबाउट गोइंग बट ही स्टिल हैज़न्ट मेड अप हिज माइंड अबाउट इट। सोच तो रहा है वो जाने का, लेकिन अभी उसने अपना माइंड मेकअप नहीं किया, यानी पक्का डिसीजन उसने अभी नहीं लिया। मेकअप अपना मन बना लेना, मेकअप योर माइंड का मतलब होता है किसी बात पर पक्का डिसीजन ले लेना कि मैं ये काम करूँगा। आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अचानक से कोई चीज़ हो जाए। अब इसका ओरिजिन क्या है? ब्लू क्या होता है? आसमान। आउट ऑफ द ब्लू आसमान से क्या निकलती है? बिजली। बिजली की कोई प्रिडिक्शन हो सकती है क्या? नहीं। जैसे जैसे अर्थक्वेक वगैरह इनकी प्रिडिक्शन होती नहीं अर्थक्वेक की, तो फिर भी आजकल थोड़ी मोटी मुझे लगता है कोई टेक्नोलॉजी आ गई, हल्का फुल्का वार्निंग थोड़ा सा पहले दे देती है वो। लेकिन बिजली कब कड़केगी, बिजली कब गिरेगी, उसकी तो कोई आज भी वार्निंग सिस्टम नहीं है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अचानक से हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली हो जाए। वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के लिए कर सकते हो, अचानक से कोई भी चीज़ हो गई, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों के लिए बोला जाता है ये, ठीक है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही कुड फेल इन द एग्ज़ाम, द रिजल्ट वॉज आउट ऑफ द ब्लू फॉर हिम। उसको लगा ही नहीं था कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकता है, उसको लगा ही नहीं था वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकता है, लेकिन फेल हो गया, तो वो जो रिजल्ट था वो उसके लिए आउट ऑफ द ब्लू था, अचानक से कोई चीज़ नेगेटिव उसके लिए हो गई, ठीक है। फिर से देख लो, ब्लू माने आसमान, आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू से निकली हुई, यानी बिजली गिरने की बात हो रही है, कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी भी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ हो गई। फिर बता दो,
ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव के लिए यूज़ होता, ज़्यादातर पॉजिटिव के लिए भी आपको कई बार ये लिखा हुआ मिल सकता है कि आउट ऑफ द ब्लू उसके साथ ये चीज़ हो गई। हिट द सैक या हिट द हे भी यूज़ होता है। हिट द HAY हे या हिट द सैक दोनों यूज़ होते हैं। वेंट टू स्लीप सोने चले जाना, हिट द सैक या हिट द हे दोनों ही यूज़ होते हैं, इसका मतलब होता है सोने चले जाना। अब पुराने ज़माने में तो कोई बेड वेड तो होते नहीं थे, पुराने ज़माने में कोई बेड वेड तो होते नहीं थे, तो क्या करते थे, जैसे चावल या धान, मतलब धान उगा लिया, गेहूँ उगा लिया, जो भी फसलें उगाते थे, तो उनके नीचे का जो होता है, जो आजकल पशुओं को खाने में डाला जाता है, वो सॉफ्ट सा बन जाता है जब उसको बिछा दिया जाए। तो ऐसे ज़मीन को उसको उसको मतलब उसको ज़मीन पर बिछा देते थे और उस पर सो जाते थे। ठीक है, तो हिट द हे यानी हिट का मतलब यहाँ पे मारना नहीं है, हिट द हे यानी आप उस पर जैसे लेटोगे तो बेसिकली आप हिट द सरफेस, हिट द काउच, ऐसे होगा ना। तो आप उस पर लेटे तो बेसिकली आपने उसको हिट किया, कहने का मतलब आप उस पर लेट गए, यानी सोने चले जाना। फिर जब भैया थोड़ा और इंसान डेवलप हो गए तो वो क्या करने लग गए, उन्हीं चीज़ों को, सॉफ्ट चीज़ों को, गद्दे वद्दे, मतलब ये जो रुई हुई इस टाइप की चीज़ों को बोरों में भर के और उनको ऐसे रख लेते थे और फिर उन पे सोने लग गए। फिर बाद में धीरे धीरे करके अब बेड गद्दे वगैरह आ गए। तो हिट द सैक, हिट द हे का मतलब क्या है, सोने चले जाना। हिट द हैक, हिट द से सैक का मतलब क्या है, सोने चले जाना। यहाँ हिट का मतलब ऐसे ऐसे मारना नहीं है, जब आप किस चीज़ पर लेटोगे तो भी तो आप एक इनडायरेक्टली उसको हिट कर रहे हो ना, वो वाला मतलब है। आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक, कल मुझे जल्दी जाना है यार, कहीं जाना है मुझे कल जल्दी, तो आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी अब मैं सोने जा रहा हूँ। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, a saying that means someone will have advantage if they do something immediately or before other people do it. अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म का मतलब क्या है, जो पहले किसी काम की शुरुआत कर देगा वही सक्सेसफुल होगा। मान लो 4-5 पक्षी हैं, ठीक है, अब वहाँ पे एक कीड़ा है जो उनको खाना है, और जो पहले उड़ान भर लेगा ऑब्वियसली उसी के चांसेस ज़्यादा हैं पकड़ने। बाकी भी सोच रहे हैं कि अभी उड़ूँ ना उड़ूँ, बाकी अभी डिसीजन में है उधर उड़ूँ कि इधर उड़ूँ, और ये भैया इसने उड़ान शुरू भी कर दी, तो ऑब्वियस बात है कि यही पकड़ेगा उसको। अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म का मतलब क्या होता है, जब आप, ये ऐसी सेइंग है, इसका मतलब कहावत का मीनिंग क्या है कि जो किसी काम को पहले शुरू कर देता है, दूसरों से जल्दी शुरू कर देता है, उसी के सफल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL वाइल ही वॉज इन कॉलेज बिकॉज ही बिलीव्ड दैट अर्ली बर्ड्स गेट्स द वॉर्म। उसने अपनी CGL की प्रिपरेशन तभी शुरू कर दी थी जब वो कॉलेज में था। अभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारों को तो ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है कि ऐसी कोई चीज़ भी है ना। तो उसने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज के दौरान ही शुरू कर दी थी, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि जो अर्ली बर्ड होता है उसी को वो मिलता है, यानी जो पहले शुरू करता है वही सक्सेसफुल होता है। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, वेरी वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा कीमती। अब मैं कहूँ, अब मैं जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे कोई चीज़, सोने को क्यों सोना किस लिए फेमस है, सोना फेमस है उसकी कीमत के लिए कि महंगा होता है ना। तो मान लो कोई आपको ऐसी चीज़ लगे, यार ये तो बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी गजब की चीज़ है। मान लो आप, एक ऐसी किताब है जब आपने उसको पढ़ा तो आपकी ज़िंदगी बदल गई, तो आप कहोगे भैया, किसी ने पूछा है इस किताब की कीमत क्या है, इस किताब की कीमत है इट्स वेट इन गोल्ड। अगर इस किताब को सोने के बराबर तोल दो ना, इस किताब के वजन को सोने के बराबर तोल दो, उतनी कीमत है इसकी। ऐसी आपको किसी ने को सलाह दे दी, तो आप क्या कहोगे, तुम्हारी जो एडवाइस है ना, तुम्हारी जो एडवाइस है, इट वर्थ, मतलब इसकी जो वर्थ है, इट्स वर्थ इज, तो इसकी जो तुम्हारी जो सलाह है इसकी वर्थ है इट्स वेट इन गोल्ड, इसके वजन को। हालांकि सलाह का कोई वजन नहीं होता, लेकिन सेइंग है, कहावत है। जब आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आप क्या कहोगे कि इसकी असली कीमत है, अगर इसके वजन को सोने में तोल दिया जाए ना, उसके बराबर इसकी कीमत है। दिस रेसिपी बुक इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, इट टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। ये जो रेसिपी बुक है ना, ये जो रेसिपी बुक है भैया, इसकी सही कीमत है अगर इसको सोने से तोल दिया जाए, क्योंकि क्योंकि ये तुम्हें सब वो चीज़ बताती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी आइडिया के लिए, विचार के लिए, बुक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो कि भैया वो मेरे लिए इतना कीमती है, या उसका साथ मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि अगर सोने में भी तोल दो ना उसको, उसके बराबर कीमत है उसकी। किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो आप। अ क्लोज शेव
बाल बाल बच के निकलना कहीं से, है ना। ओरिजिन सही में शेव सही है। जब आप शेव करते हो तो होता ना, वो कई बार बिल्कुल ऐसे पास से ब्लेड चला जाता है, बिल्कुल हल्का सा, भाई कटते कटते बच गया, आज तो मामूली सा बचा। तो जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज शेव कर रहे होते हो, जैसे पहली बार में थोड़े थोड़े बाल रह गए, दूसरी बार में कई बार वो 3 ब्लेड वाला नहीं आता है ना, उसमें तो खैर प्लास्टिक का टुकड़ा सा लगा होता है तो वो कटने नहीं देता। अगर आप एक ही रेजर 3 बार मारो, बहुत ज़्यादा ऐसे करो, तो कटने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? नैरो एस्केप, बाल बाल बच के निकलना कहीं से। तो अब मान लो जैसे गाड़ी चला रही थी, गाड़ी चलाते चलाते इसका थोड़ा सा ऐसे ध्यान गया और अचानक से उसी टाइम पे तेज स्पीड में गाड़ी गई, ठुक जाती, बिल्कुल थोड़ी सी बच गई। तो ये ऐसे सोच रही, अरे भाई बच गए, बिल्कुल बाल बाल बचे आज तो, बड़ा ही नैरो एस्केप हुआ। इन द लास्ट फ्यू डेज आई हैव एक्सपीरियंसड अ लॉट ऑफ क्लोज शेव्स इन माई लाइफ। पिछले कुछ दिनों में बहुत नैरो एस्केप हुए मेरे, बिल्कुल बाल बाल बचे। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी के बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? तड़पेगी, है ना, तड़पेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी, है ना, थोड़ी देर बाद मर भी जाएगी। तो एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, अगर अगर आप जैसे मछली को पानी के बाहर निकालती वो तड़पना शुरू हो जाती है, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भैया मुझ उसको वो ऐसा फील हो रहा है जैसे वो फिश आउट ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब वो अनकंफर्टेबल फील होता हुआ आपको नजर आ रहा है, कोई पर्सन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है। आवर न्यू टीचर लुक्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन राहुल आस्क्ड अ ट्रिकी क्वेश्चन। नया नया टीचर बेचारा पढ़ाने आया था, है ना, जब लोगों को पता चल जाता है नया तो लोग उसके मजे लेने की सोचते हैं। तो एक बंदे ने उससे कोई ट्रिकी सा सवाल कर लिया। आर न्यू टीचर लुक्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे ही उसने उससे वो सवाल किया तो वो फिश आउट ऑफ वाटर फील हुआ उसको, मतलब ऐसा लगा कि वो टीचर फिश आउट ऑफ वाटर हो गया, बड़ा कंफ्यूज सा, बड़ा हड़बड़ा सा गया वो, जब राहुल ने उससे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग इन अ चीप एंड ईजी वे, किसी काम को शॉर्ट में कर देना, आसान तरीके से कर देना, लीपापोती सी कर देना, जो प्रॉपर उस काम को करने का तरीका है वो ना करना, कोई शॉर्टकट टाइप का मार लेना। अब देखो, जैसे रात जाने का प्रॉपर रास्ता है ये कि यहाँ से जाएं फिर ऐसे जाएं, ठीक। अब लोगों ने सोचा कौन घूम के जाएगा, लोग यहाँ से ऐसे शॉर्टकट जाने लग गए। उससे क्या हुआ? देखो इस एरिया की घास खराब हो गई, घास उखड़ी गई, क्योंकि इतने लोग इस पे से गए कि घास ही खत्म हो गई, ठीक है, दिखने में भद्दा लगने लग गया ये। तो कट द कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने का जो परफेक्ट तरीका है, जो असली तरीका है, वो ना करके शॉर्ट कोई अप्रोच अपना लेना, बस काम चलाऊ सा काम कर देना, ठीक है। वहां से ओरिजिन हुआ कट द कॉर्नर्स, कि कॉर्नर तक जाके कोई नहीं आता, उसी को ऐसे शॉर्ट में कर देते हैं लोग, ठीक, वहीं से इसका ओरिजिन है कि कॉर्नर को आपने कट कर दिया, कॉर्नर तक नहीं गए, उसको आप कटिंग करके चले गए। इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू शुड वर्क हार्ड एंड अवॉइड कटिंग कॉर्नर्स। अगर तुम सही में सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में, अगर तुम सही में सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में, तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और अवॉइड कटिंग कॉर्नर्स। ये जो लीपा पोती से टाइप के काम होते हैं ना, हर चीज़ के शॉर्टकट ढूंढ लेना, ये भी कोई और कर दे, ये भी कोई और कर दे, ये पका पकाया मिल जाए, तो उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। चैप्टर एंड वर्स प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स। अगर आप किसी चीज़ को चैप्टर एंड वर्स बताते हो, आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा जैसे आजकल, जैसे, है ना, काफ़ी अलग अलग धर्मों के जो वक्ता हैं वो कहेंगे हमारे घर ग्रंथ की इस पुस्तक में इतने पेज पे इतने, ये उसके अनुसार ये लिखा हुआ है ना। एग्जैक्ट डिटेल्स बताना, एग्जैक्ट डिटेल्स बताना, ये बेसिकली बाइबल वगैरह से इसका ओरिजिन है कि चैप्टर और वर्स बता देंगे कि इस चैप्टर की इस वर्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है, यानी माइन्यूट डिटेल्स में बताना। अब मान लो कोई लड़की है, वो अपने बॉयफ्रेंड वगैरह से मिल के आई, वो आके अपनी सहेली को बता रही है, तो उस पर कह रही है, वो घर आई और उसने मुझे चैप्टर एंड वर्स बताई, यानी बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स बताई कि वो उसके घर गई थी एक ड्रिंक लगाने के बाद, आगे क्या क्या हुआ अब तुम खुद सोच ही लेना, ठीक है। एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से मिल के आई थी, आके अपनी सहेली को उसने चैप्टर एंड वर्स बताया, सब कुछ डिटेल में बताया। 40 विंग्स, 40 विंग्स अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है? छोटी नैप लेना, जब आप किसी को ना, अरे सो रहा, अरे नहीं नहीं सो कहाँ रहा था मैं, तो वह झपकी ले रहा था,
है ना। फिर 40 झपकी ले ली तो इसका मतलब क्या हो गया, सो ही गए ऑलमोस्ट। 40 झपकी ले ली तो इसका मतलब नैप ले ही ली। अब ये काम कर रहा था, ऐसे बैठा थोड़ी देर, इन्हें सोचा 1 सेकंड झपकी लूंगा, पता चला भैया 15-20 मिनट, नैप ले ली इसने। 40 विंग्स, विंग्स मतलब होता है जैसे आंख मारना, विंक करना, तो आंख जैसे मार रहे हो आप, बेसिकली झपकी ले रहे हो। 40 झपकियां लेना यानी छोटी सी एक नैप ले लेना, 5-10 मिनट की, 15 मिनट की नैप ले लेना। बैंक मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा जब वो 40 विंग्स ले रहा था, छोटी सी एक नैप ले रहा था ड्यूटी के ऊपर। कट टू द चेस, कट टू द चेस का मतलब होता है मुद्दे की बात पर आना, मेन पॉइंट पर आना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आना। अब इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से है। जैसे आपने देखा होगा जब रेस शुरू होती है, मान लो लंबी रेस है, मान लो लंबी रेस है, सारे के सारे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, कभी कोई आगे हो गया, कभी कोई पीछे हो गया, कभी कोई ऐसे चल रहा है, ठीक। लास्ट में फिनिश लाइन के आसपास आप देखते होगे कि सब लोग अपना पूरा जोर लगाते हैं। फिनिशिंग लाइन के पास आके सब लोग आप देखते होगे कि पूरा जोर लगाते हैं उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे एक दूसरे को चेज कर रहे होते हैं लास्ट एंडिंग पॉइंट पे। तो बंदा क्या कर रहा है, यार इधर उधर की बातें मत बना, कट टू द चेज, सीधा मुझे ये वाला पॉइंट दिखा। अब जैसे इसको ऐसे सोच लो कि दो लोग बड़े ही क्लोज पहुंचे, दो लोग यहाँ पे बड़े ही क्लोज पहुंचे और आपको देखना है कि कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, ऐसे करके। तो जो कैमरा मैन है या जो पूरी क्लिप देखेगा वो शुरू से पूरी रेस थोड़ी वेट देखेगा, वो क्या कहेगा, इन सबको छोड़, कट टू द चेस, यानी जो लास्ट वाला जो चेस है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, मुझे खाली उतनी क्लिप दिखा। यानी सारी इधर उधर की बातें छोड़ के जो मेन पॉइंट है, मुद्दे की बात है, उस पे आ। तो जैसे यहाँ पे फिनिश लाइन है मान लो, ठीक है भाई, ये तो फर्स्ट है, उसके बाद इनमें से कौन सा आगे पीछे कैसे आया, यहाँ तक कैसे पहुंचा, वो देखना है। तो स्टार्टिंग रेस से सारा सारा का सारा थोड़ी देखोगे, कट टू द चेज, यानी डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ, डायरेक्ट फाइनल पॉइंट पे आ, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ। He was busy with his work, so I cut to the chase and told him that the project had been cancelled. वो अपने काम में बिजी था, मैं उसको पूरी कथा बताता, किसने क्या बोला, किसकी वजह से क्या हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, उतना सब कुछ बताने के बजाय मैंने सीधा बोल दिया कि भैया प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, बात खत्म। तो कट टू द चेज यानी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मेन बात है, वो बता देना। पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस टू पब्लिकली सपोर्ट और अप्रूव ऑफ समथिंग वाइल एक्चुअली टेकिंग नो एक्शन टू प्रोड्यूस इट। सिर्फ बातों बातों से किसी की सेवा करना, ठीक है, जो लोगों को सुनना पसंद है वैसी वैसी बातें कर देना। लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, सिर्फ होंठों से सर्विस देना, कहने का मतलब असली काम कुछ ना करना। जैसे नेता वेता आते हैं ना, वोट मांगने के टाइम पे हम ये करवा देंगे, हम ये बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब होंठों से, मुंह से तो कितनी सर्विस करवा लो, कितनी बातें बुलवा लो, कितनी सेवा करा लो, लेकिन काम कोई ना करना, ठीक। अब जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जब कांग्रेस चले जाते हैं तो कांग्रेस वालों की तारीफ करने लग जाते हैं, बीजेपी चले जाते हैं, बीजेपी वालों की तारीफ करने लग जाते हैं, ठीक। तो बिन पैंदे के लोटे टाइप इनकी इमेज है। ही वॉज वेरी सिक ऑफ, वी आर वेरी सिक ऑफ पॉलिटिशियन हु डू नथिंग बट पे लिप सर्विस टू द इम्पोर्टेंट इश्यूज इन द कंट्री। भैया हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं ऐसे पॉलिटिशियंस को देख देख के जो सिर्फ लिप सर्विस देते हैं, यानी सिर्फ वादे करते रहते हैं, उनको पूरा नहीं करते, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं बस उन पे भाषण दे के चले जाते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स और टिन रूफ। अब हॉट ब्रिक्स यानी गर्म ईंटें। अब जैसे आपकी छत होती है, या तो वो ईंटों की बनी हो, छत आपकी ईंटों की बनी हो सकती है, और या फिर टिन, टिन शेड भी होते हैं ना, ज़्यादातर तो आजकल बंद हो गए हैं, कंक्रीट की छतें होती हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इधर पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे, अगर आप कहीं उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर ऐसी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे टिन शेड वाली छतें होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रायंगल शेप में बनानी होती है ना, ताकि बर्फ़ वगैरह, बारिश वगैरह उनसे सीधी सीधे निकल जाए। तो लेकिन हमेशा थोड़ी वो ठंडी होती है, कहने का मतलब जब गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है उसके ऊपर, तो वो गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब बिल्ली जब उस पर चल रही है, लेट से बिल्ली टिन शेड के ऊपर चल रही है, गर्म टिन के ऊपर चल रही है, हॉट ब्रिक के ऊपर चल रही है, तो जैसे ही पैर रखेगी, पैर चलेंगे ऐसे, थोड़ा सा पैर रखा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये देखना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब थोड़ा सा पैर रखती बेचारी, कभी वो उठा रही है, कभी वो पैर उठा रही है। आप भी तो जब गर्म सरफेस है मान लो, वो समझ पा रहे होंगे जो कभी गोवा वगैरह गए हैं,
जब वहाँ पे बिल्कुल बीच पे एकदम गर्म मिट्टी होती है, उस पैर रखते ऐसे ऐसे करते हुए चल रहे होते हो, है ना। तो लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, उत्तेजना की स्थिति में होना, बहुत ज़्यादा एजिटेशन, इरिटेटेड सा, किसी चीज़ को लेके एजिटेटेड स्टेट के अंदर होना। When she realized that she had limited time to finish the work, she was like a cat on the hot bricks. जब उसको, जैसे होता ना कंपटीशन वगैरह के अंदर जो मास्टर शेफ वगैरह जैसे दिखाते हैं, अब भैया टाइम खत्म होने वाला है, डिश प्रिपेयर हुई कि नहीं हुई, उस टाइम पे सब ऐसे बिल्कुल हड़बड़ी मची हुई है, एजिटेटेड स्टेट में है, बिल्कुल इरिटेटेड स्टेट में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जब उसको एहसास हुआ कि भैया प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो वो ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई बिल्ली चल रही हो हॉट ब्रिक्स पे। हॉट ब्रिक्स भी आता है, टिन रूफ भी आता है। हेड इन द क्लाउड, हेड इन द क्लाउड, डे ड्रीम, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दिन में सपने लेना। जैसे आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में जब भी ऐसे दिखाते हैं किसी को सोचते हो तो ऐसे बादल सा बना देते हैं, है ना। तो ऐसे सोचते सोचते बादलों में पहुंच जाना, अपनी हसीन दुनिया में पहुंच जाना, सपने लेने लग जाना, डे ड्रीम लेने लग जाना, रियलिटी से दूर होना। अब ये बैठा है यहाँ पे और भैया सोच रहा है वहाँ पे गोवा के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर पार्टी करने की, ठीक है, मालदीव्स नहीं, लक्षद्वीप में पार्टी करने की, अंडमान में पार्टी करने की। ललिता हैज़ हर हेड इन द क्लाउड्स इफ शी थिंक्स शी विल विन द टूर्नामेंट। ललिता अगर ये सोच रही है कि वो टूर्नामेंट जीत जाएगी तो भैया इसका मतलब सपने ले रही है, इसका मतलब उसका जो दिमाग है वो क्लाउड्स के अंदर है, मुंगेरी लाल के सपने डे ड्रीम करी, कोई चांस ही नहीं है उसके जीतने का। ग्रीन विद एनवी, ग्रीन विद एनवी, एक्सट्रीमली जेलस ऑफ अनदर पर्सन। आपने देखा होगा अक्सर हिंदी फिल्मों के अंदर जैसे जो एक दिखाते ना वैम्प टाइप की, जो नेगेटिव रोल के अंदर होती थी औरतें, ऐसे उसकी कैरी कैरी आंखें होती, बिल्ली वाली ग्रीन आइज होती हैं, ऐसे करके देखेगी, है ना। तो इसी से ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी करके ईडीएम है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है किसी से जेलस होना। तो ऐसे अभी खैर आपको नहीं दिख रहा होगा, हालांकि मैंने फोटो तो ऐसे ही छांटी थी, इस बहन की आंखें हरी थी इसके अंदर, ठीक है। तो अब मान लो ये पसंद करती थी इस लड़के को, अब इस लड़के को इसकी सहेली पसंद आ गई, इनका भैया अफेयर चल रहा है और ये रोज बैठ के अपना जल रही है, एनवी कर रही है, ये रोज अपना बैठ के जल रही है, एनवी कर रही है कि काश ये मेरा होता, है ना। एनवी का मतलब होता है वो वाली जलन जब आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, तो दूसरे पर्सन से जेलस होना। ग्रीन विद एनवी मतलब इतनी ज़्यादा जलन हो रही है कि आपका फेस, आपकी आंखें एकदम ग्रीन हो गई हैं जल जल के। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर ग्रीन विद एनवी व्हेन अमन वॉन द अवार्ड। सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो हैं उनको बहुत जलन हुई, एनवी हुई जब अमन को अवार्ड मिल गया, वाह शाबाश। डेविल्स एडवोकेट, वन हु प्रेजेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे सबको पता है, सबको पता है, जैसे डिबेट चल रही है, ठीक है, ठीक, सबको पता है कि भैया कोई चीज़ मान लो गलत है, सबको पता है कि पॉल्यूशन जो है मान लो वो गंदा है, पॉल्यूशन जो है वो सही नहीं है, ठीक। लेकिन अब मान लो आर्ग्यूमेंट के लिए अब किसी को टॉपिक ही दे दिया जाए कि तुझे पॉल्यूशन के फेवर में बोलना है, तो ये दो चार पॉइंट तो ये भी निकाल लाएगा, दो चार पॉइंट तो ये भी निकाल लाएगा पॉल्यूशन के फेवर के, है ना। तो कहने का मतलब डेविल्स एडवोकेट का मतलब था सबको पता है कि कोई चीज़ गलत है फिर भी उसके फेवर में बात करना, कोई कारण कोई भी हो सकता है। अब जैसे आपको पता होगा अपने देश का कानून है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का हक है, भले उस पर कोई भी चार्ज चल रहा हो, चाहे उस पर मर्डर का केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है, अगर उसके पास खुद का वकील रखने के पैसे नहीं होते तो उसको एक सरकारी वकील दिया जाता है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये निर्भया केस वाले आरोपी हैं, अब वैसे तो सबको पता था कि भैया आरोपी हैं ये, इन्होंने किए, स्टेटमेंट दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी इनको वकील मिला, ये बंदा इनका वकील बना और ये इनके फेवर में आर्गुमेंट दे रहा। अब इसकी स्टेटमेंट तुम सुन लोगे तो मन करेगा इसको चप्पलों से मारें, है ना, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी है भाई ने। तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली गलत चीज की साइड से भी कुछ ना कुछ सपोर्टिंग अपने आर्गुमेंट्स देना। आई एग्री विद व्हाट यू से,
मैं समर्थन करता हूँ, मैं अग्री करता हूँ जो तुम कह रहे हो उस बात का, मैं अग्री करता हूँ उस बात से जो तुम कह रहे हो, लेकिन मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँगा ताकि सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर हो पाए। ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का, जो भी मुद्दा चल रहा है मैं तुमसे समर्थन करता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, तू उसके सपोर्ट में बोल, मैं उसके नेगेटिव में बोलूँगा ताकि सारी पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स कवर हो जाए। अब मान लो कोई जीडी चल रहा है, ठीक है, एआई पे मान लो जीडी हो गया, ठीक। अब दोनों अब मान लो ये दो दोस्त हैं, दोनों के दोनों ये इस बात की सपोर्ट में कि एआई पे काम होना चाहिए, ठीक है, अच्छा है एआई, लेकिन अब आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट कैसे कर पाएंगे अगर दोनों सेम ही साइड पे हो गए। तो कह रहा है कि ठीक है मैं तेरी सारी बातों समर्थन में हूँ, लेकिन एक काम कर तू सपोर्ट में बोल, मैं उसके अगेंस्ट में बोलता हूँ ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। ठीक है, डेविल्स एडवोकेट का मतलब है, डेविल माने क्या है, जो नेगेटिव हो गलत हो उसका भी एडवोकेट यानी उसके सपोर्ट में बोलना, किसी गलत चीज के सपोर्ट में बोलना। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, कोई सीक्रेट को उजागर कर देना, किसी सीक्रेट को लीक कर देना, पोल खोल देना। अब यहाँ पे इसका ओरिजिन बहुत पुराना है। बेसिकली होता क्या था, जब ये कागज वागज पेन वेन की इन्वेंशन नहीं हुई थी कि ऐसे लिख लिख के अपन बता देंगे, या इतना टाइम भी नहीं होता उस टाइम पे, तो क्या करते थे, मान लो राजा है और उसको अपना मंत्री वगैरह XYZ को चुनना है, ठीक है, कोई पोस्ट के लिए उसको वोटिंग करानी है। वोटिंग के अंदर आम लोग हिस्सा नहीं लेते थे, जो उसके राज दरबारी वगैरह हैं वही सब हिस्सा लिया करते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे दो कैंडिडेट खड़े हो गए, ठीक, एक ये बंदा एक बंदा है, और वहाँ पे पत्थर टाइप के पड़े होते हैं छोटे छोटे। अब डिसाइड कर लिया कि इसके लिए सफ़ेद पत्थर और इसके लिए ब्लैक पत्थर माना जाएगा, तो सबके सब उठेंगे। ऐसे नाम लेना जरूरी नहीं है, हो सकता है नाम लेने से रिश्ते खराब हो जाएं ये वो, तो चक्कर में सीक्रेट वोटिंग का क्या तरीका है कि अपना पत्थर गए वहाँ पे, एक पत्थर उठाया और छोटा सा पॉट है उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब भैया कोई बंदा ऐसे उसने जेब में पत्थर था, मान लो सबको दे रखे हैं, अपने अपने उठा लो, और सबको दो दो पत्थर है, दो में से कोई सा भी वहाँ पे जाके डाल के आ सकते हो। अब भैया इसको डालना था और जाते जाते गलती से इससे गिर गया रास्ते में, पता चल गया तो किसको वोटिंग करने वाला है। तो जो राज था, जो चीज़ गुप्त रखनी थी कि किसने किसको वोट डाला पता ना चले, वो तो उजागर हो गया। तो वहीं से ओरिजिन हुआ ये स्पिल द बीन्स। ठीक है, हो सकता है वो पत्थरों की जगह ऐसे बीन्स का भी यूज़ करने लग गए हो बाद में। वहीं से इसका ओरिजिन है कि कोई राज की बात, कोई ऐसी बात जो सीक्रेट रखनी थी उसको उजागर कर दिया, वो सबके सामने आ गई। हैव यू हर्ड दैट मुकेश इज हैविंग एन अफेयर विद हिज सेक्रेटरी, हिज कलीग है जस्ट स्पिल द बीन्स। तुझे पता है मुकेश का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, उसके उसके कलीग ने अभी स्पिल द बीन्स किए हैं, मतलब ताज़ा ताज़ा राज उजागर कर दिया, गलती से उसके मुंह से निकल गया। स्टेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, स्टेट फॉर द फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ फ्रॉम अ डिपेंडेबल और रिलायबल सोर्स। जैसे आपसे कोई पूछे इन्फॉर्मेशन तुझे कहाँ से मिली, कोई इन्फॉर्मेशन तुझे कहाँ से मिली, आप कहना चाहते हो बिल्कुल 100% सही इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मिली है मुझे। अब इसका ओरिजिन बड़ा गजब का है। होता क्या था, ये तो बहुत पुराना खेल है, जैसे घोड़ों की रेस पे पैसा वैसा लगाना। अब मान लो मैं तुम्हें कहूँ आज 6 नंबर वाला घोड़ा जीतेगा, आज 6 नंबर वाला घोड़ा जीतेगा, तो दूसरा बंदा कह रहा तुझे कैसे पता, तेरे पास कहाँ से आई इन्फॉर्मेशन। बस तू ये समझ ले घोड़े ने ही मुझे बोल के बताया, तू बस ऐसे समझ ले कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सीधी मेरे पास घोड़े के मुंह से आई है, उसने खुद मुझे बोल के बताया। यानी इतने ज़बरदस्त, इतने रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन आई कि तू मान ले घोड़े ने ही कहा मुझे। आई बात समझ, वहाँ से इसका ओरिजिन है। तो जब आप किसी को कहना चाह रहे होते हो कि भैया जो मैं बोल रहा हूँ 100% तय है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पास इतने डिपेंडेबल, इतने रिलायबल सोर्स से आई है कि शंका करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके लिए ओरिजिन यूज़ होता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ठीक है, अब जैसे ये वैसे इमेज लगा रखी है, जैसे ये कान लगा के सुन रहा है, भैया क्या कह रहा है बोल बता दे कौन जीतेगा आज। ठीक, यू नीड नॉट बिलीव मी, गो टू, यू नीड नॉट बिलीव मी, गो टॉक टू हिम एंड हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तेरे को मेरे पे यकीन करने की जरूरत नहीं, एक काम कर सीधा जा उसी से पूछ ले और गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, डायरेक्ट उसी से पूछ ले, यानी जिससे संबंधित वो बात है डायरेक्ट तू उसी से बात कर ले, डिपेंडेबल सोर्स से ही बात कर ले सीधा जाके। हार्ड नट टू क्रैक, बहुत आसान है ये तो, है ना। ये जो होते हैं ना आपके बादाम हो गया,
काजू हो गए, अखरोट हो गए, सब नट्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा, हालांकि बादाम तो ज़्यादातर छिले छिलाए बिकते हैं, लेकिन बादाम की भी एक कवरिंग होती है। अखरोट तो ज़्यादातर इसी में बिकते हैं। कारण है उसका एक, बादाम जब उस कवरिंग से हटा के भी आप रख लेते हो तो बादाम को कोई दिक्कत नहीं होती, बादाम कड़वा नहीं होता। आप ये छिले हुए अखरोट मंगा के देखना, मैंने 2-3 बार मंगा के ट्राई करे थे। मुझे होता ना, 2 पैसे आ जाते हैं तो आदमी चोचले करता है, ठीक। मुझे लगा कौन छीलेगा ये वो, कई बार ऐसे छीलते हुए उंगली में थोड़ा सा चुभ भी जाता है। मैं क्या छिले छिलाए मंगा लेता हूँ, कड़वे होते हैं वो। होता क्या, ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं वो, हवा के संपर्क में आके उसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि वो कड़वे हो जाते हैं। इवन अगर बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएं तो फंगस भी लग जाती है और जहरीले भी हो जाते हैं वो। तो अखरोट जब भी आप लें तो आप ये कवरिंग वाला ही लें, ठीक है। अब इसको तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, कई बार ये तोड़ते टाइम थोड़ा उंगली में भी चुभ जाता है, और कई वाले हार्ड वाले आजकल तो पेपर अखरोट नाम से आने लग गए, ऐसे ऐसे दबाते टूट जाते हैं। पहले आते थे भैया अखरोट, जब वो गेट के बीच में फंसा के तोड़ते थे या बेलन से तोड़ते थे, है ना। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई ऐसी समस्या जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे पार पाना मुश्किल हो। मैथमेटिक्स टर्न आउट टू बी हार्ड नट टू क्रैक फॉर द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। मैथ का पेपर इतना मुश्किल आ गया, मैथ का पेपर इतना मुश्किल आ गया कि वो हार्ड नट टू क्रैक साबित हुआ, एक मुश्किल सिचुएशन साबित हुआ, एक मुश्किल चीज़ साबित हुआ बच्चों के लिए क्रैक करने के लिए। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत रेयर हो, जो अक्सर ना होती हो, ठीक है। इसका ओरिजिन देखो, अब मान लो बहुत सारे हाईवेज तो खैर आज भी ऐसे हैं, बहुत सारे हाईवेज तो आज भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप जैसे ड्राइव पे निकले कहीं, ठीक है, आप ड्राइव पे निकले कहीं, और ये ओरिजिन इसका ऐसे है, जैसे पहले क्या होता था, किसी चीज, ये यूज ऐसे हो रहा, देखो फ्यू का मतलब होता ना के बराबर, और फार का मतलब होता बहुत दूर। बहुत थोड़े हैं और बहुत दूर दूर हैं, किसी चीज के बीच में बहुत थोड़े हैं और बहुत दूर दूर हैं। इसका ओरिजिन वहां से ऐसे है बेसिकली, जैसे कोई पेट्रोल पंप की बात कर लो, जैसे आप किसी हाईवे पे निकले और मैं कह रहा हूँ भैया तेल भरवा के चलना, पहली बार में टैंक फुल करा लेना। इस हाईवे पे जो पेट्रोल पंप है ना, वो फ्यू और फार बिटवीन है। कहने का मतलब बहुत थोड़े हैं और बहुत दूर दूर हैं। आई बात समझ में। अब इसको पहले के ज़माने में ऐसे भी यूज़ कर सकते थे कि भैया अपना पानी वानी अच्छे से भर के चलना, पानी के स्रोत जो हैं वो इस रास्ते पे फ्यू और फार बिटवीन है, ना के बराबर हैं और बहुत दूर दूर हैं। अब जैसे कहीं से आप निकल रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया पूरे रास्ते पे कोई घर ही नहीं थे, बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़े घर थे और फार बिटवीन थे, कोई होटल ही नहीं थे कहीं रुकने के लिए। हमने सोचा था कि इतनी लंबी ट्रिप सीधी तो कर नहीं पाएंगे, तो एक रात को कहीं बीच में रुक के रेस्ट ले लेंगे, तो भैया होटल ही नहीं मिले। होटल जो थे वो फ्यू और फार बिटवीन थे, मतलब ना के बराबर थे और बहुत दूर दूर थे। अपार्टमेंट्स दैट आर बोथ कंफर्टेबल एंड रीजनेबली प्राइस्ड आर फ्यू एंड फार बिटवीन। ऐसे अपार्टमेंट जो कंफर्टेबल भी हों और जिनका प्राइस भी रीजनेबल हो, ऐसे तो भैया ना के बराबर हैं और बहुत दूर ही कहीं आपको मिलेंगे। इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट्स, किसी चीज़ की पूरी डिटेल पता होना, जैसे आपको इस प्रोसेस के मुझे सारे इन्स एंड आउट पता है, इन्स एंड आउट्स पता है, तो यानी आपको पूरी डिटेल पता है। अपन बोलते हैं ना अंदर बाहर की पूरी खबर। तो अब जैसे सीसीटीवी तो अभी इजाद हुए हैं, ये हुआ करते थे सीसीटीवी असली, है ना। अरे कल वो गुप्ता की लड़की शाम को ट्यूशन का कोई लड़का था उसके साथ जा रही थी, मैंने देखी थी। अच्छा है, तो इन्स एंड आउट सारी पता होती थी ना आंटियों को गली की। तो इन्स एंड आउट का मतलब क्या होता है, अंदर बाहर की पूरी खबर होना, पूरी डिटेल होना। आई नो हाउ टू यूज कंप्यूटर्स बट आई डोंट रियली अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट और हाउ दे वर्क। कंप्यूटर ऊपर से यूज तो करना आता है मुझे, लेकिन अंदर से कैसे काम करता है भैया, इसके ज़्यादा इन्स एंड आउट मुझे पता नहीं है। जी, नेक्स्ट जो अपना ईडीएम है वो है भाई एन ऑड या क्वियर फिश। इसका मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेंज पर्सन, एक अजीब व्यक्ति। ये जो वर्ड है ना क्वियर, इसका मतलब ही होता है स्ट्रेंज, इसका मतलब ही होता है स्ट्रेंज, ठीक है। अब आपने ये वाली चीज़ तो
शायद आपने सुनी होगी। जैसे एक फ्रेज यूज होता है, जैसे मान लो कोई लड़की है, जैसे अपन बोले कि तेज लड़की है ना, तो अपन ऐसे ये वाले फ्रेज शायद आपने सुने होंगे, बहुत तेज चिड़िया भाई ये, बहुत तेज चिड़िया है ये वाले वर्ड सुने होंगे आपने। अरे बहुत शातिर मछली है ये वाले वर्ड सुने होंगे। ये मछली तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। इंसान के लिए मछली वर्ड का यूज़ करना ये हिंदी में भी खूब यूज़ होता है और अंग्रेजों में भी खूब यूज़ होता है। तो यहाँ फिश का मतलब कोई सही में मछली नहीं है, ये जो फिश यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोई सही में मछली नहीं है, इसका मतलब है एक स्ट्रेंज इंसान। जैसे अपन किसी को कह सकते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं ना, ये मछली तेरे जाल में नहीं फंसने वाली, यानी उस लड़की को रेफर कर रहे हो आप उस मछली वर्ड से। तो ईडियम्स में ये हिंदी में इंग्लिश में खूब यूज़ होता है फिश को इंसानों के लिए यूज़ करना। तो क्वीर फिश का मतलब क्या होता है, अब जैसे ये वैसी डायग्राम ले लिया है, मतलब एक फोटो ले ली है, एक अजीब मछली मान लो जिसको हाथी जैसी सूंड है, तो अजीब मछली है ये, है ना, स्ट्रेंज मछली यानी कोई स्ट्रेंज व्यक्ति। ठीक। ही वॉज सच ए क्वीर फिश दैट ही वुड सेंड पीपल कार्ड्स विद मैच स्टिक्स ग्लूड इनसाइड। वो भैया इतना स्ट्रेंज व्यक्ति था, वो इतना स्ट्रेंज व्यक्ति था कि वो लोगों को कार्ड्स भेजता था जिसमें मैच स्टिक्स ग्लू करके भेज देता था, मैच के स्टेटिस्टिक्स ग्लू करके भेज देता था। अब ये कोई और कार्ड की बात, आप सेंटेंस कुछ और का सिंपल वाला बना लो कि भैया वो इतना स्ट्रेंज व्यक्ति था कि अलग अलग रंग की जुराबें पहन के आता था, अलग अलग जूते पहन के आता था, ऐसा कुछ बना लो, है ना। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, फेल कंप्लीटली टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड इफेक्ट। जैसे अपन ने वो किया था ना एंड इन स्मोक, यानी जो उससे एक्सपेक्टेड था, कोई चीज़ थी उससे जो काम एक्सपेक्टेड था वो ना कर पाए, उसमें फेल हो जाए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए, वैसे ईडीएम में फॉल फ्लैट। ठीक। किसी की परफॉर्मेंस, इफ द परफॉर्म होता क्या ना, इसको ऐसे ओरिजिन ऐसे याद करो इसको समझने के लिए। जैसे मान लो कोई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई किसी ने शेर सुना रहा है या कोई म्यूजिक बजा के दिखा रहा है या कोई डांस करके दिखा रहा है, तो जब भी वो कोई ऐसा मूव करेगा तो ऑडियंस एकदम चीयर करेगी, वाह वाह भाई गजब गजब, है ना। परफॉर्मेंस ऐसे जाएगी, नॉर्मल, फिर हाइक, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर मान लो किसी की परफॉर्मेंस में कोई दम ही ना हो, ऐसे ही बैठे रह गए आप, कोई कॉमेडी शो देखने गए, हंसी नहीं आई आपको, ऐसे ही बैठे हो, तो उसकी परफॉर्मेंस आपके लिए क्या है, एकदम फ्लैट है। कैसी परफॉर्मेंस आपके लिए एकदम फ्लैट है। ही मेड सेवरल जॉक्स, ही मेड सेवरल जॉक्स एंड ईच ऑफ देम फेल फ्लैट। उसने बहुत सारे चुटकुले सुनाए लेकिन वो सारे के सारे फेल फ्लैट का मतलब क्या है, बेसिकली उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। व्हेन समवन मेक्स अ जोक एंड इट्स नॉट फनी, अब ये मुंह ऐसे बना रही है ना, मीम टाइप का है कि बेसिकली हंसी नहीं आ रही। अगर कोई चुटकुला सुनाए और आपको हंसी ना आए तो आपका ऐसा मुंह बन जाता है। हैव अ बैश, हैव अ बैश का मतलब क्या है, टू ट्राई टू डू समथिंग यू हैव डन नॉट बिफोर। हैव अ बैश का एक तो देखो बैश होती है वो बर्थडे पार्टी वाला, कोई पार्टी वगैरह करना, जैसे आपने वर्ड सुने होंगे बर्थडे बैश, बर्थडे बैश मतलब बर्थडे पार्टी। बैश का एक तो मतलब होता है पार्टी, और एक बैश का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ करना। बैश वर्ड का मतलब ये होता है एक्चुअली ना, ये आपको ईडीएम अजीब लग रहा होगा, बैश वर्ड को आप गूगल करेंगे, अगर आपको इसका वो दूसरा मतलब भी पता हो, बैश वर्ड को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे गूगल करेंगे तो बैश वर्ड के दो मतलब हैं। बैश एक तो होता है उसका मतलब कोई पार्टी वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह, और एक बैश का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले ट्राई ना करनी हो, ट्राई ना करी हो, स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ को स्टार्ट करना। हैव अ बैश का मतलब क्या होता है, ट्राई टू डू समथिंग, कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत करना जो आपने पहले ना करी हो। अब ये जितने लोग आप देख रहे हो, भुवन बाम हो गया या जो भी अपने एक्टर्स हो गए काफ़ी सारे, है ना, ये ऐसे बंदे हैं, ये ऐसे बंदे हैं जो पहले किसी और प्रोफेशन में थे और बाद में इन्होंने प्रोफेशन को चेंज किया। फॉलो योर पैशन, फेमस पर्सन हु क्विट देयर 9 to 5 जॉब, ये पहले कोई और काम करते थे और इन्होंने उसको छोड़ के कोई और प्रोफेशन को चूज़ किया। ड्यूरिंग दिस मीटिंग वी आर गोइंग टू हैव अ बैश एट द कमिंग अप विद सम न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। इस मीटिंग के दौरान हम एक बैश करेंगे, कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने पहले नहीं करी हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, कोई नए प्रोडक्ट आइडियाज़ निकालेंगे, कोई ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी पहले नहीं बनाती, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या है, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, कहने का मतलब ऐसे बात करना कि सामने वाले को आपकी बात बड़ी ना, जिसको बोलते हैं ना अट्रैक्टिव लगे, सामने वाले को अपनी बात बड़ा क्लियरली समझा देना और ऐसे शब्दों का यूज़ करना कि आपकी बात बड़ी कन्विंसिंग लगे, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। ठीक। कैसे याद करेंगे इसको, गैप को याद करेंगे आप गालिब से, है ना।
अब जैसे गालिब के जो शेर हुआ करते थे, गालिब का जो बात करने का तरीका हुआ करता था वो इतना इलोक्वेंट था कि बेसिकली शब्द या उसका बात करने का तरीका लोगों को बिल्कुल लुभा लेता था। वो अपनी बात को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर देता था। ठीक है। गैब गालिब, गैब गालिब, गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब जैसे गालिब की तरह बात करने की कला, गिफ्ट ऑफ गैब गालिब की तरह बात करने की कला। शी हैज़ गॉट गिफ्ट ऑफ गैब, शी वुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग, शी शुड वर्क, उसको उसके पास गिफ्ट ऑफ गैब है यानी बोलने की कला है उसके पास, बहुत अच्छा बोलती है, तो उसको सेल्स या मार्केटिंग में काम करना चाहिए। रब द रॉन्ग वे, रब द रॉन्ग वे का मतलब क्या होता है? किसी को इरिटेट कर देना, किसी को अनॉय कर देना। अब इसको कैसे याद करोगे? जैसे इसका ओरिजिन भी यहीं से, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई जानवर है, कोई इंसान भी हो सकता है। अब मान लो उसको यहाँ से ऐसे कमर दबाना पसंद है, ऐसे दबा रहे हो तब तक तो ठीक है, आपने यहाँ से उसकी एकदम नस दबा दी, ऐसे दर्द हो गया एकदम बड़ी तेज, चिढ़ गया वो, अनॉय हो गया, है ना। ऐसे कुत्ता प्यार से सला रहे हो तो ठीक है, अब आपने यहाँ से गर्दन खींच दी तो गुस्सा तो इसको आएगा ही ना। किसी को गलत तरीके से रब कर देना, किसी को जैसे नॉर्मल चला रहे हो तो ठीक है, किसी को गलत तरीके से रब कर देना, ऐसी कोई जगह रब कर देना जहाँ से वो इरिटेट हो जाए, तो बेसिकली किसी को गुस्सा दिला देना, किसी को चिढ़ा देना। सही में अब ऐसा मत सोचना, अब वही वाली बात है कि ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम क्वांटिटी होना, तो इसका मतलब सही में ये नहीं होता कि ऊँट के मुंह में जीरा रख के देखा जाता है। तो यहाँ पे इसका जैसे अब लिखा हुआ है रब द रॉन्ग वे, तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं जाके किसी को ऐसे ऐसे खुजली करने लग जाओ उसके तो इरिटेट होगा वो। रब द रॉन्ग वे, आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे सामने वाला चिढ़ गया, तो यू हैव रब हिम द रॉन्ग वे। द गाय हैज़ रब्ड मी इन सच अ रॉन्ग वे दैट आई डोंट इवन वॉन्ट टू लुक एट हिम एवर अगेन। उस लड़के ने मुझे, उस बंदे ने इतना मुझे इरिटेट कर दिया कि मैं उसकी तरफ अब दोबारा देखना भी नहीं चाहता। हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दी में हर काम खराब होता है, जल्दी का काम शैतान का, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे। इफ़ यू डू थिंग्स, इफ़ यू डू थिंग्स टू क्विकली यू कैन मेक मिस्टेक्स, अगर आप बहुत तेज़ी मचाते हो किसी काम को करने में तो गलतियां होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। भाग भाग के जा रहा है, कॉफ़ी खिंड गई, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। बी केयरफुल वाइल चेकिंग द पेपर्स, हेस्ट मेक वेस्ट, सो चेक देम थोरली बिफोर सबमिटिंग देम। भैया पेपर को सबमिट करने से पहले, कागजात को सबमिट करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना, जल्दी के चक्कर में कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है। अ क्विक बक, बक्स होते हैं पैसे, ये तो आपने सुना होगा, हॉलीवुड फिल्मों वगैरह में भी सुना होगा, बक्स होते हैं पैसे। क्विक बक मतलब तेज़ी से कमाया गया पैसा, है ना, शॉर्टकट से कमाया गया पैसा, पैसे जल्दी बचाना, पैसे जल्दी कमा लेना। डू यू वाना मेक अ क्विक बक, बक कहने का मतलब क्विक पैसे कमाना चाहते हो क्या। अक्सर कोई इलीगल काम वगैरह करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये, हमेशा ज़रूरी नहीं लेकिन ज़्यादातर। ठीक है, ऐसे वाले आपके पास मैसेज आते होंगे, घर बैठे कमाए इतने पैसे, आपको सिर्फ क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। ही डिसाइडेड टू मेक अ क्विक बक बाय सेलिंग हिज डीवीडी कलेक्शन, सीडी कलेक्शन, उसने सोचा कि जल्दी पैसे कैसे कमाए जाएं, जल्दी पैसे कैसे कमाए जाएं, उसने सोचा कि सीडी कलेक्शन भेज देता हूँ। एक मुझे याद है OLX वगैरह की एक ऐड भी आई थी, वो घर पे कुछ पैसे मांगता, घर वाले मना कर देते हैं, फिर वो ऐसे 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 करके अपना लैपटॉप, अपनी बाइक, सब कुछ बेच देता है ना। तो जल्दी पैसे कमाने के लिए क्या किया, अपना सामान बेच दिया भाई ने। टू हर्ट्स कंटेंट, हर्ट का मतलब होता है दिल मन, कंटेंट मतलब बेसिकली जब आपका हर्ट कंटेंट हो गया तो इसका मतलब शांत हो गया, जब तक आपका दिल चाहे। कोई पूछे अच्छा कितनी रोटी खाता है, भाई गिनता नहीं तेरा भाई। टू हर्ट्स कंटेंट, जब तक दिल नहीं भरता खा लेता हूँ। अच्छा कितनी पी लेता है, गिन विन के नहीं पीता भाई मैं, जब तक दिल करता तब तक पीता हूँ, यानी दिल भरने तक। टू हर्ट्स कंटेंट यानी दिल भरने तक। टू गेन फुल सेटिस्फेक्शन, जब तक फुल सेटिस्फेक्शन ना आ जाए। ठीक है, अब ये जैसे भाई महाराजा थाली है, दिखाते हैं ना फूड ब्लॉगर वगैरह, वो ठूसने वाले कोई है ना, वो अलग अलग जंगली से टाइप के जानवर से आदमी से शुक्र को भाई चावल खा रहे होते, कितना खाना खा लेते हो भैया, दिल भरने तक खा लेते, गिन के तो खाते नहीं। शी डज नॉट अंडरस्टैंड एनी एडवाइस दैट आई गिव, शी ऑलवेज एंड्स अप शॉपिंग टू हर हर्ट्स कंटेंट, मैं भैया वो सुनती नहीं है, मैं जितनी उसको सलाह दे लूँ वो हमेशा उतनी शॉपिंग करती जब तक उसका मन ना भर जाए। हाई एंड माइटी, हाई एंड माइटी, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना, अपने आप को दूसरों से हाई लेवल का समझना। बिहेविंग एज इफ़ यू आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल, ऐसा बिहेवियर रखना, ऐसा बिहेवियर रखना जैसे आप लोगों से इम्पोर्टेंट हो, लोगों से ऊंचे दर्जे के हो, लोगों से हाई लेवल के हो,
ऐसे जैसे टोपी ओपी लगा के, है ना। इसके ओरिजिन वगैरह वैसे ऐसे हैं। ये पुराने ज़माने में जो अपर क्लास के लोग हुआ करते थे वो जानबूझ के एक ऊंची ऐसी टोपी लगाया करते थे भी, और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, हाई ऊंची वाली कैप सिर के ऊपर भी इतनी ऊंची, और अक्सर घोड़े वोड़े पर आ करते थे, तो उससे भी ऐसे लगे कि हाइट बहुत ऊंची है, बड़े लेवल के आदमी है। तो अपने आप को हाई और माइटी दिखाना या समझना, ठीक है। भैया वो बातें तो करते हैं हाई और माइटी, बातें तो ऐसे करते हैं जैसे बहुत बड़े हैं, बहुत ऊपर क्लास के हैं, लेकिन भैया वो सारी दुनिया से उधार ले रखी है उन्होंने। क्वेयर पिच, क्वेयर पिच। अब यहाँ पे क्वेयर का भी मैंने मतलब बताया, स्ट्रेंज। अब इसको याद कर, हालांकि इसका ओरिजिन तो कुछ और है लेकिन उससे याद नहीं होगा, वो ऊट पटांग ओरिजिन है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो। इसका पहले मतलब देखो, स्पॉइल समबडी चांस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी का कुछ करने का जो चांस था उसको खराब कर देना, ठीक है। मान लो कोई बंदा कुछ करने जा रहा, आपने उसका प्लान खराब कर दिया, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, क्वेयर पिच, ठीक। अब ये बंदे क्या कर रहे हैं देखो, अब मान लो एक पिच है, वो बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब वहाँ पे प्लान था कि भैया ये बैट्समैन बढ़िया धोएंगे, मैच जीत जाएंगे। अब ये बंदे खोद खोद के गड्ढे बना रहे हैं पिच में, ताकि बॉल टर्न करने लग जाए बहुत ज़्यादा, है ना, ताकि भैया बैट्समैन जम ना पाए, स्पिनर जो हैं वो उड़ा दें विकेटें। तो ये क्या कर रहे हैं, पिच को ख़राब कर रहे हैं। किसी का जो प्लान था, किसी का कुछ करने का जो प्लान था, उसको ख़राब कर देना, उसको स्पॉयल कर देना, क्वेयर पिच। पिच को स्ट्रेंज बना दिया इन्होंने, पिच को स्ट्रेंज बना दिया, जो पिच थी उसको स्ट्रेंज बना दिया। क्वेयर पिच का मतलब क्या होता है, किसी के प्लान को खराब कर देना। द रेन क्वेयर द पिच सो वी कैंसल द मैच, रेन ने पिच को क्वेयर कर दिया, कहने का सारे प्लान्स को खराब कर दिया, इसलिए हमने मैच को कैंसिल कर दिया। टू हैव एग्स ऑन वन फेस, ये तो आपने सुना होगा। जब कोई परफॉर्म अच्छा नहीं करता, जैसे कोई सिंगर है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो लोग अंडे मारने लग जाते हैं, टमाटर फेंक के मारने लग जाते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ बहुत स्याही फेंक देते हैं, जूते चप्पल मारते हैं, इस टाइप से। तो एग्स ऑन वंस का फेस का मतलब क्या होता है, टू बी एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। आपको अपने कर्मों के लिए, आपको अपने कामों के लिए जब एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ती है, एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ती है उसके लिए। अब जैसे इसके ऊपर किसी ने अंडे वंडे फेंक के मार दिए, एक पॉलिटिशियन था, इस पर अंडे फेंक के मार दिए। द लेटेस्ट स्कैंडल हैज़ लेफ्ट द गवर्नमेंट विद एग्स ऑन इट्स फेस, ये जो लेटेस्ट स्कैंडल उजागर हुआ है, लेटेस्ट जो स्कैंडल उजागर हुआ है, इसकी वजह से गवर्नमेंट के मुंह पे अंडे फेंक गए। ज़रूरी नहीं कि सच में फेंके, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सच में फेंके, ठीक। ये ओरिजिन है इसका, कि यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। अगर आपको आपके मुंह पे अंडे खाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपने कर्मों के लिए एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ रही है। चिप ऑन द शोल्डर, होल्डिंग ग्रज और ग्रीवेंस, किसी के लिए मन में द्वेष होना। चिप ऑन द शोल्डर का मतलब क्या होता है, मन में किसी के लिए द्वेष होना। ही इज ऑलवेज पिकिंग अप फाइट्स विद एवरीवन, ही सीम्स टू हैव चिप ऑन हिज शोल्डर। इसको ऐसे याद कर लो, वैसे इसका ओरिजिन तो कुछ और टाइप का है क्या चीज़ ना, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा अक्सर एक्टर वगैरह साउथ इंडियन फिल्मों में अक्सर टेबल पे कोई पेन वगैरह रखा हुआ है, विलन को चुनौती देगा, एक काम करो तुम सारे इस पेन को हिला के दिखाओ चलो, फिर वो आएंगे एक एक करके, फिर धोएगा उनको। ऐसे पुरानी फिल्मों में जैसे होता ना, ऐसे रुमाल, मेरी जेब से रुमाल ही निकाल के दिखा दो तुम, तो ऐसे छोटी सी सोचो। ओरिजिन इसका यहाँ से, पुराने फाइट में ज़्यादा ऐसे टशन मारने के लिए ना लकड़ी का कोई गुटका सा रख लेते थे यहाँ, ठीक है। चिप, चिप वुडन चिप बेसिकली ना, लकड़ी का कोई ऐसे गुटका सा रख लिया यहाँ पे, कि मैं देखो इसको बिना गिराए, इसको बिना गिराए तुम सबको धो के दिखा दूंगा, हिलूंगा भी नहीं अपनी जगह से। उस टाइप से इसका ओरिजिन है। फाइट वगैरह में चैलेंज करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता था। चिप ऑन द शोल्डर का मतलब क्या है, मन में ग्रज होना, किसी के लिए द्वेष होना। अब इसको ऐसे याद कर लो, अब ये बंदा ज़्यादा टशन मार के दिखा रहा था, ये वही करता भी, मेरे यहाँ कंधे पे चिप्स रखी हुई है या मेरे कंधे पे वो लकड़ी की चिप्स रखी हुई है, इसको तुम हिला के ही दिखा दो, तो इसके लिए क्या आएगा, सबके मन में द्वेष की भावना आएगी, ग्रज की भावना आएगी, सब इससे बदला लेना चाहेंगे। ही इज़ ऑलवेज पिकिंग अप फाइट्स, वो हमेशा दूसरों से लड़ रहा होता है ना। ऐसा लग रहा है कि भैया उसके मन में किसी के लिए ग्रज है। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, अनएक्सपीरियंस्ड, किसी फील्ड में नया होना, एक्सपीरियंस्ड ना होना। इसका ओरिजिन भी बहुत बढ़िया है। अब ये ओरिजिन वो समझ पाएंगे जो गांव देहात में पले बड़े। अब अगर आपने देखा हो, जो गाय या भैंस का जो बछड़ा होता है, कटड़ा होता है, छोटा जब होता है वो, ठीक है, तो आपने देखा होगा इनके जो सींग होते हैं ना, बाद में चल के तो ब्लैकिश से कलर के हो जाते हैं, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो ये वाइट ग्रीनिश कलर के होते हैं।
ये जो सींग होते हैं वाइट ग्रीनिश कलर के होते हैं ये, तो वहीं से ओरिजिन हुआ ग्रीन कलर के हॉर्न्स होना, यानी अभी ये नया नया है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो ईजी ऑन हिम, ही जस्ट अ ग्रीन हॉर्न एंड डज नॉट हैव ऑल द एक्सपीरियंस यू डू। यार इस पे थोड़ी सी नरमी बरतो, कोई मतलब कंपनी में नया किसी ने ज्वाइन किया है और बॉस उसको डांट मारे जा रहा है, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया, तो दूसरा बंदा समझा रहा है भाई नया ही आया यार, इसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस पर नरमी बरतो। ये ग्रीन हॉर्न है। थ्रो कोल्ड वाटर, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। अरमानों पे पानी फेर देना, हिंदी में अपन यूज़ करते हैं ना, अरमानों पे पानी फेर देना, यानी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, आपकी कुछ इच्छाएं थी, वो सारी की सारी ख़त्म कर दी, किसी ने डिस्करेज कर दिया, पानी फेर दिया। अब भैया इसको पहले तो कह रखा था हाँ हाँ लेके चलेंगे, अरे आज शाम को आऊँगा तुझे डिज्नीलैंड लेके जाऊँगा, अरे शाम को आऊँगा तुझे मेले में लेके जाऊँगा, ये अपना बैग वैग तैयार करके पिकनिक विकनिक पे जाने के लिए भैया तैयार है, आए ही नहीं। इसके पापा आज फिर लेट है, तो इसके अरमानों पे पानी फिर गया, इसके अरमानों पे पानी फिर गया। हर पेरेंट्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोइट, अब ये पोइट वगैरह बनना चाहती थी और पेरेंट्स ने इसके अरमानों पे पानी फेर दिया, ठंडा पानी फेर दिया। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, डिज़ायर अनअटेनेबल थिंग, ऐसी चीज़ की इच्छा करना जो पाई नहीं जा सकती, ऐसी चीज़ के लिए रोना, ऐसी चीज़ की डिमांड करना जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये मीम बहुत चला ऐसा, अब ये कोई शायद पाकिस्तानी सीरियल है, इसके अंदर क्या होता है, ये हीरोइन कहती है कि मुझे तो चांद का टुकड़ा चाहिए, मुझे तो चांद का टुकड़ा चाहिए। अब ये हीरो जो होता है भाई एक रस्सी लेके आता है, यहाँ से फेंकता है, चांद में रस्सी अड़ाता है, उसको खींचता है और ऐसे चांद का टुकड़ा निकाल के दे देता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए रोना, ऐसी चीज़ों के लिए रोना जो पॉसिबल नहीं है, जैसे होता है ना चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं तेरे लिए, तो अगर कोई कहे हीरोइन की नहीं पहले तो चांद तारे तोड़ के ला फिर ही मैं तुझे हाँ करूँगी, तो ऐसी चीज़ों के लिए रोना या ऐसी चीज़ों की इच्छा रखना जो पॉसिबल नहीं है। द स्ट्राइकिंग वर्कर्स से दैट दे जस्ट वांट टू बी पेड व्हाट दे आर वर्थ, दे आर नॉट क्राइंग फॉर द मून। वो जो स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स हैं, वो जो जिन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, वो कह रहे हैं भैया हम सिर्फ उतनी पेमेंट मांग रहे हैं जितना हम काम करते हैं, हम कोई क्राई फॉर द मून नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो मैं नहीं मिलना चाहिए या मिल नहीं सकता। अ नैरो एस्केप, ये एडीएम पहले भी आ चुका, नैरो एस्केप बाल बाल बचना हो चुका है ये पहले, है ना, उसमें फ़ोटो अलग थी, वो बात वही है ना, बाल बाल बचना किसी सिचुएशन से। दे आर सिवियरली नैरो एस्केप ड्राउनिंग, बाल बाल बचना वही वाला मतलब है इसका। हेल्सियन डेज का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब ही होता है खुशी के दिन, आप इसको गूगल करेंगे, इसका मतलब ही होता है खुशी के दिन। ठीक है, हैप्पी डेज, अ वेरी हैप्पी और सक्सेसफुल पीरियड इन द पास्ट, जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। इसका अगर इस वर्ड का मतलब नहीं होता हॉलीडे से याद कर लो, हॉलीडे डेज, है ना, हॉलीडेज, इस वर्ड को हॉलीडे से याद कर लो। छुट्टियों में क्या होता है, जब आप छुट्टियों में कहीं घूमने फिरने जाते हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हो। अब वो गोवा वुआ में आराम से बैठ के इंजॉय कर रहे थे, तो वो कैसे थे, वो हेल्सियन डेज थे, हैप्पी डेज थे, हॉलीडेज थे। हॉलीडेज हेल्सियन डेज, हॉलीडेज हेल्सियन डेज, हॉलीडेज हेल्सियन डेज। परहैप्स दोज वर द हेल्सियन डेज व्हेन देयर वाज अ पार्टी, शायद वही भैया खुशी के दिन थे जब पार्टी हो रही थी। ऐड फ्यूल टू फायर पहले हो चुका है। ब्रिंग समवन टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब क्या होता है, किसी को सज़ा दिलाना, किसी को सज़ा दिलाना। टू पनिश समवन एंड मेक दैट पर्सन एक्सप्लेन दैट बिहेवियर, ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है किसी को सज़ा दिलाना। कहने का मतलब बुक से यहाँ पे मतलब है जैसे भी कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, किसी को कानून के हिसाब से सज़ा दिलाना। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब है, इसका मतलब उसके जो कर्म है कानून के हिसाब से उसको उसकी सज़ा दिलाना। ब्रिंग समवन टू बुक, बुक का यहाँ पे मतलब है बेसिकली कानून के सामने लाना, न्याय के सामने लाना। बुक का यहाँ पे मतलब है जस्टिस, किसी को न्याय के सामने लेके आना, यानी उसके कर्मों की उसको इक्वल सज़ा दिलाना। पुलिस शुड बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट सो दैट गिल्टी कैन बी ब्रॉट टू बुक, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पुलिस को बोला जाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें ताकि जिन्होंने कुछ गलत काम किया है उनको ब्रॉट टू बुक किया जा सके, यानी उनको सज़ा दिलाई जा सके। विसल इन द डार्क, विसल इन द डार्क का मतलब क्या है, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड। अब इसमें शायद इमेज इतनी ब्लैक है शायद आपको दिख नहीं रही। अब ये बंदा एक जंगल में जा रहा है, ये बंदा जो है जंगल में जा रहा है ऐसे,
फिल्मों में दिखाते थे ना ऐसे, जब आप चल रहे हो, ये हीरो चल रहा होता था जंगल में या कोई बंदा चल रहा होता था, अपने आप को थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए ऐसे ज़्यादा सीटियाँ सी बजा बजा के घूमेगा, ज़्यादा कूल बनने की कोशिश करेगा, ये अंदर अंदर डर रहा है, अंदर अंदर डर रहा है। ठीक है, अब वो वर्ड तो निकलने वाला था, अंदर अंदर फट रही है, लेकिन शोभा नहीं देता, क्लास थोड़ी सी, फिर तुम कहोगे अरे टीचर। he does not admit that he was afraid, but we know that he was whistling in the dark. वो मानेगा नहीं, वो एडमिट नहीं करता कि भैया वो डर रहा था, वो एडमिट नहीं करता वो डर रहा था, लेकिन हम सबको पता है कि भैया वो विसल कर रहा था डार्क में, यानी अंदर से वो डरा हुआ था, बस टशन ही मार के दिखा रहा कि मैं डर नहीं रहा। पेलमेल, पेलमेल का मतलब क्या होता है? वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड, जल्दी मचाना किसी काम में, ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब हसल बसल सी होना बहुत ज़्यादा, है ना, कन्फ्यूज़न की स्थिति होना। पेलमेल, अब इसका ओरिजिन तो अजीब टाइप के हैं, आप इसको ऐसे याद कर लो, जैसे ट्रेन वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो सब लोग ऐसे नहीं करते, पहले मैं, सब लोग जल्दी जल्दी घुसने की, वो इमरजेंसी विंडो में से घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं से घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारा सामान रख दें पहले, पहले मैं। पेलमेल की सिचुएशन होना, पेलमेल की सिचुएशन होना, कन्फ्यूज़न की स्थिति होना, सब लोग कह रहे हैं पहले मैं टाइप से, है ना। पेलमेल की सिचुएशन होना, कन्फ्यूज़न की स्थिति होना। एट द साउंड ऑफ द अलार्म बेल कस्टमर्स रैन पेलमेल फॉर द डोर्स, जैसी अलार्म बेल बजी, जो भी कस्टमर थे सारे के सारे कन्फ्यूज स्थिति में डोर्स की तरफ भागे। ऑन द कार्ड्स, इफ समथिंग इज ऑन द कार्ड्स, जो कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो होनी ही होनी है, जैसे आप कहते हैं ना आपकी किस्मत में तो यही लिखा है, मतलब इट इज़ ऑन योर कार्ड्स का मतलब भैया ये आपके साथ होके रहेगा। अब इसका ओरिजिन कैसे है? जैसे होता है ना किस्मत बताने के लिए, जैसे अपने हाथ की रेखाओं से कोई किस्मत बताता है, कोई ये जैसे अंग्रेजों के टैरो कार्ड रीडिंग बोलते हैं इसको, है ना, अलग अलग टाइप के कार्ड होते हैं, ऐसे बिछा देते हैं, आप अपनी मर्जी से ऐसे कार्ड निकालते हो, उसके बेस पे ये टैरो कार्ड रीडर जो है आपको बताता है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। कोई तोते से कार्ड सिलेक्ट कराता है, कोई कुछ अलग अलग बताने के तरीके हैं। तो ऐसे कार्ड दिखा के बोलते थे कि आगे आपके साथ ये होने वाला है ना। तो वहीं से इसका ओरिजिन है कि अगर कोई चीज़ आपके कार्ड्स में है तो आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी हुई है, यानी वो चीज़ आपके साथ होनी है। इफ़ समथिंग इज़ ऑन द कार्ड्स, तो यानी वो चीज़ आगे आपके साथ होने वाली है। तो बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं ब्रिटिश स्पेस एजेंसी में, इट इज़ ऑन द कार्ड्स, बड़े बड़े चेंजेस आर ऑन द कार्ड्स, यानी बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। इफ़ समथिंग इज़ ऑन द कार्ड्स, यानी वो चीज़ होने वाली है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या है? किसी को गुड लक विश करना। अब इसके दो ओरिजिन है। एक तो ओरिजिन क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि नज़र ना लग जाए, है ना, जैसे नज़र ना लग जाए तो पॉजिटिव बात नहीं बोलते अपन। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसके काला टीका लगा देती है, वैसे तो साइड पे यहाँ लगाते हैं आजकल, लेकिन पहले तो मुंह पे इतना बड़ा कहीं कहीं साइड पे ऐसे लगा देती थी कि होता ना किसी को मेरा बच्चा ज़्यादा सुंदर ना लगे, कि उसको कोई नज़र ना लगा दे, तो उसको मैं दिखने में बुरा बना देती हूँ इतना बड़ा काला टीका लगा के, है ना। तो बेसिकली क्या करते थे, नज़र ना लगे इसलिए कई बार चीज़ हम उस चीज़ को उल्टा करते थे या बोलते थे, ठीक है, पॉजिटिव बात नहीं बोलते, ज़्यादा नेगेटिव बात बोलते हैं। तो वहीं से ओरिजिन हुआ। मान लो कोई बंदा किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, कोई परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहा है, कुछ भी है, तो उसको अच्छा बोलने की जगह उसको कहेंगे ब्रेक अ लेग, टांग तोड़वा के आओ चलो, कहने का मतलब नज़र ना लगे, नेगेटिव बात बोल दी उसके लिए। एक तो ये ओरिजिन है इसका। दूसरा ओरिजिन क्या है इसके लिए, कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करो, आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि लोग एक्साइटमेंट में कूद कूद के अपनी टांगे तोड़वा लें। लोग एक्साइटमेंट में कूद कूद के, जैसे होता है ना, अभी अपलोड करने के लिए आपको ऐसे कूद कूद के, जैसे परफॉर्मेंस में कई बार तालियां तो बजाते हो लेकिन पैर भी साथ साथ ऐसे ऐसे कर रहे होते हो, पैर भी उठा के ऐसे टप 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 कर रहे होते हो, तो इतना अच्छा तुम परफॉर्म करके दिखाओ कि लोग ऐसे एक्साइटमेंट में अपनी टांगे तोड़ा लें। तो दो टाइप के ओरिजिन है। तो ये तब बोला जाता है जब कोई बंदा परफॉर्म करने जा रहा होता है, कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने जा रहा होता है, एक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी को, ये बेसिकली इसका इनडायरेक्टली मतलब है गुड लक, ठीक है, इसका इनडायरेक्टली मतलब है किसी को गुड लक बोलना। When the team went out for the final race, the coach shouted to them break a leg. जब जब टीम फाइनल रेस के लिए जा रही थी, जब टीम फाइनल रेस के लिए जा रही थी तो कोच ने उन्हें बोला ब्रेक अ लेग, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एक तीसरा ओरिजिन इसका ऐसे बना सकते हो, कोई रेस है, कोई परफॉर्मेंस है, तो कहने का मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करना, इतना अच्छा परफॉर्म करना। मान लो कोई रनिंग वाला बंदा है, ठीक है, कोई एथलीट है, तो कह रहे हो भैया
इतना अच्छा परफॉर्म करना जैसे टांग तोड़ा लो तुम अपनी, इतनी जान लगाना कि चाहे टांग टूट जाए, यानी ऑल द बेस्ट टाइप, अपना पूरा मेहनत करना, अपना पूरा बेस्ट देना, ऑल द बेस्ट टाइप, वो वाला। तो ये थी भाई अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये जो एफर्ट्स लगते हैं, एक एक फ़ोटो छांटना, है ना, ओरिजिन छांटना, सेंटेंसेस लिखाना, ये आपको वर्थ इट लग रहे होंगे। क्लास के अंदर ही चीज़ें आपको याद हो जाती होंगी। ठीक, जब आपकी क्लास ख़त्म हो उसके 5-7 दिन के बाद बस कुछ नहीं करना, ये पीडीएफ आपकी ऐप में भी डल जाती है, अपने फ़ोन में भी डाल सकते हो, लैपटॉप में भी डाल सकते हो। प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं यार, क्यों खर्चा कर रहे हो बिना मतलब का, 3 बार ऐसे करोगे वैसे ही याद हो जाती है, इनके प्रिंट आउट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ये सारी क्लासेस वोकैब की ख़त्म हो जाएंगी तो अपनी एप्लीकेशन पे आप देख रहे होगे क्विज़ वाला सेक्शन है एक, वोकैब क्विज़ेस नाम से दिखता है ना, उसमें प्रीवियस ईयर वोकैब है, उसको क्विज़ की फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर लो। इनके लिए भाई कोई नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हो तो कोई एक आधा जो दो भूलते हो उसको लिख लिया करो, बस इसके अलावा मत लिखना। लेक्चर देख लिया 2x स्पीड पे, उसके बाद 2-3 बार पीडीएफ से रिवाइज कर दिया, क्विज लगा दिया, ऐसे ही याद हो जाएगी यार। खुद पे भरोसा नहीं है तो मेरे पे रख, एक बार करके देख, तू एक बार मेरे कहने से करके देख। ठीक है, इनके कोई नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, खाली लेक्चर, उसके बाद 2-3 बार पीडीएफ से रिवाइज, 2-3 बार क्विज लगा लो, हो गया। कोई जो 5-7 वर्ड भूलते हो, एक आध ईडीएम भूल रहे हो, उसको भले ही नोट कर सकते हो, पूरे के नोट्स बनाना, प्रिंट आउट, उन सब की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। फिर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है ना। सबको ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में।